नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, तुर्की के रक्षा और विमान क्षेत्र को आगामी सप्ताह में एक ऐतिहासिक क्षण का अनुभव होने की उम्मीद है, क्योंकि घरेलू स्तर पर विकसित 5वीं पीढ़ी के राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कान की पहली उड़ान 27 दिसंबर को होने की उम्मीद है। दोस्तों, आकाश में कान की शुरुआत के साथ तुर्की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट रखने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, तुर्की की सबसे महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप में माना जाने वाला राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कान तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टाई द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के विमान को वायुसेना कमान की सूची में F-16 विमान को बदलने के लिए विकसित किया गया है, जिसे 2030 के दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना है। यह प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, 17 मार्च को TFX नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMU 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट पहली बार हैंगर से निकला और खुद को रनवे पर तैनात किया, जबकि इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगन द्वारा कान नाम दिया गया था। 1 मई 2023 को अंकारा के काहरमंका जिले में TAI मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया था। दोस्तों, नवीनतम स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों में इसे तुर्की के इंजीनियरों द्वारा आकाश से मिलने के लिए तैयार किया गया है, जबकि इसके पहले उड़ान मिशन की तैयारी में प्रारंभिक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। दोस्तों, 21 मीटर 69 फीट जेट अपने जुड़वा इंजनों की बदौलत 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मतलब 2 मैक की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी तेज उड़ सकता है। इसका प्रत्येक इंजन 29,000 पाउंड मतलब 13,000 किलोग्राम मतलब 120 से लगाकर 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों, और इसके प्रोटोटाइप के अलावा जब पूर्ण रूप से फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा, तब कहा जा रहा है कि स्वदेशी तौर से निर्मित टर्किश स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जाएगा, जो भी दोस्तों लगभग इतनी ही थ्रस्ट पैदा करता है। और टर्की और रोल्स रॉयस ने मिलकर इस इंजन का निर्माण किया है। यह इंजन EJ-200 जेट पर आधारित है। दोस्तों, कान 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों में पाई जाने वाली सभी तकनीकी और सुविधाओं का दावा करता है। यह रणनीतिक रूप से हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें सुरक्षित डेटा साझाकरण और स्मार्ट हथियारों के उपयोग के लिए पूरी तरह से घरेलू बुनियादी ढांचा है। दोस्तों, घरेलू बुनियादी ढांचा है मतलब घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। दोस्तों, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टाई एक उप ठेकेदार के रूप में BAE सिस्टम के साथ टाई TFX तुर्की फाइटर जेट विकसित कर रही है, जो एक स्टील्थ ट्विन इंजन ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। TFX का उद्देश्य तुर्की वायुसेना के F-16 फाइटिंग फाल्कन विमान को रिप्लेसमेंट करना और अन्य देशों में निर्यात करना। TFX का प्रोटोटाइप का अनावरण 17 मार्च 2023 को किया गया था और दोस्तों, ये साल के अंत में कल मतलब पहली बार उड़ान भरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह फाइटर जेट TFX का विकास 2010 में शुरू हुआ था और रास्ते में कुछ अड़चनें और देरी हुई। हालांकि जब 2019 में तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया तो विकास प्रक्रिया में तेजी आई। दोस्तों, टर्की ने भारत की तरह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदे थे, तो दोस्तों अमेरिका ने टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और टर्की F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में पार्टनर था और उससे बाहर निकाल दिया टर्की को। इसलिए दोस्तों, टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में जल्दी शुरू किया और दोस्तों उसमें तेजी आई। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने TFX विकसित किया है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान तकनीक और विशेषताएं हैं। देश की उम्मीद है कि 2030 तक उसका पहला विमान ऑपरेशनल में आ जाएगा। तुर्की अब उन देशों में से एक है जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक है। नई पीढ़ी के विमान के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी में इंटरनल हथियार स्लॉट मतलब इंटरनल वेपन बे, उच्च गतिशीलता, बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस और सेंसर फ्यूजन शामिल हैं। दोस्तों, TFX कम रडार क्रॉस सेक्शनल घनत्व, आंतरिक हथियार खंड और सुपर क्रूज की क्षमता के साथ TFI की एडवांस कार्बन कंपोजिट धड़ सुविधा से बना है। दोस्तों, इसका धड़ कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। TFX के एडवांस कार्बन कंपोजिट धड़ के माध्यम से यह हवा में एक प्रमुख खिलाड़ी होगा, क्योंकि दोस्तों यह रडार के किरणों को अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से यह रडार में नजर नहीं आएगा। दोस्तों, संभवतः F-35 और F-22 जैसे मौजूदा खिलाड़ियों से आगे निकल सकता है। दोस्तों, एवियोनिक्स और उपकरण
ये एन्क्रिप्टेड डेटा लिंक कनेक्शन के माध्यम से TFX कॉकपिट से UAV के साथ जुड़ा हुआ है। विमान में एसेलसन के स्वयं के राडार चेतावनी रिसीवर, मिसाइल चेतावनी रिसीवर, MWUS मतलब लेज़र वार्निंग सिस्टम, LWUS चिप एंड प्लेयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एंड डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी DRFM आधारित जेमिंग सिस्टम एडवांस संस्करण शामिल हैं। ये सभी पहले से ही अन्य हवाई प्लेटफॉर्म पर उपयोग में हैं। कुछ विशेष उल्लेख इस प्रकार के हैं दोस्तों। IRF ASA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW, एडवांस नेविगेशन सुविधाएं ICNI, इंटीग्रेट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम IEOS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRSCT, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, एडवांस कॉकपिट मानव मशीन इंटरफेस। दोस्तों TAEC इंजन तक प्रोटोटाइप जनरल इलेक्ट्रिक F10 इंजन द्वारा संचालित हैं, जो तुर्की के काले और ब्रिटिश रोल्स रॉयस के बीच सहयोग था। दोस्तों केवल प्रोटोटाइप में F-16 के इंजन का उपयोग किया जाएगा। बाकी दोस्तों जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब इसमें टर्किश अपना स्वदेशी इंजन का उपयोग करेगा, जो रोल्स रॉयस और काले ने मिलकर बनाया है। दोस्तों इस विमान की अधिकतम गति 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों इसकी क्रूज गति 1333 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह क्रूज करता है। दोस्तों ये अधिकतम 2 मैक की रफ्तार से दौड़ता है। दोस्तों इसकी युद्ध सीमा 1100 किलोमीटर है, मतलब 1100 किलोमीटर है, इसको 600 मील है। दोस्तों सेवा सीमा इसकी 17,000 मीटर है, मतलब 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों 5 अगस्त 2016 को तुर्की ने घरेलू संसाधन के साथ अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने के लक्ष्य के साथ TFX परियोजना शुरू की। अंकारा ने मूल रूप से विमान को 2026 में उड़ान भरने की योजना बनाई थी। दूसरी ओर तुर्की तेजी से प्रगति कर रहा है और अब दावा करता है कि पहली उड़ान 2023 के अंत तक होगी, मतलब कल होगी 27 दिसंबर को। TAI को 3 प्रोटोटाइप MMU ब्लॉक 0 का उत्पादन करने की उम्मीद है। दोस्तों 2026 के अंत तक इनके सभी प्रोटोटाइप पूरा होने की उम्मीद है और 2029 में MMU ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन का उत्पादन शुरू करने और तुर्की वायुसेना में 10A MMU ब्लॉक वितरित करने की योजना है। दोस्तों इनका कहने का मतलब 2029 तक कम से कम 5 से 10 फाइटर जेट को तुर्की वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों पहले चरण में राष्ट्रीय लड़ाकू जेट को 4.5 जनरेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अंतिम चरण में 5वीं पीढ़ी के स्थिति तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा। पहले दोस्तों इसको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा, फिर दोस्तों इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट में बदला जाएगा, क्योंकि दोस्तों टर्की पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी पहली बार बना रहा है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों को वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रूस में निर्मित Su-57 और J-20 प्लेटफॉर्म को 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान में वर्णित किया गया है, क्योंकि दोस्तों J-20 में तो कैनाड है और Su-57 में जो इसकी एवियोनिक्स और रडार की टेक्नोलॉजी थी वो दोस्तों उसको फ्यूचरिस्टिक नहीं बनाया है। पर अभी जो हाल ही में Su-57 फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है वो दोस्तों पूर्ण रूप से 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हालांकि तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को F-16 फाइटिंग फाल्कन के पूरक और तुर्की वायुसेना के पुराने मैकडॉनल डगलस F-4 फैंटम सेकंड की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों ये इतने महंगे फाइटर जेट का निर्माण करें और कंपोजिट मटेरियल का भी उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए पहुंचा सकता है कि इनको आवश्यकता बहुत कम होती है। लगभग इनको 200 से 300 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है इनकी वायुसेना के लिए, जबकि भारतीय वायुसेना को बहुत सारे, मतलब अभी भी दोस्तों 600 से 700 मीडियम और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों भारत इतने महंगे F-35 जैसे इतनी संख्या में नहीं खरीद सकता और तुर्की ने भी दोस्तों अपने फाइटर जेट की कीमत $100 मिलियन रखी है, जबकि जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है F-35 लाइटिंग भी, वो भी दोस्तों $80 मिलियन का है। मतलब टर्की ने तो अमेरिका से भी $20 मिलियन अधिक रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हथियारों में पैसा कमाया जाता है। इसलिए दोस्तों भारत हथियारों का निर्माण खुद कर रहा है और फाइटर जेट खुद बना रहा है। पर दोस्तों टर्की और भारत ने ड्रोन भी साथ में बनाना शुरू किया था और फाइटर जेट भी बनाना शुरू किया था। उसका प्रोटोटाइप कल की तारीख में उड़ान भर लेगा और परीक्षण, टैक्सी ट्रायल सभी पूरे हो चुके हैं, जबकि भारत के अभी एमका प्रोग्राम के बजट भी पास नहीं हुआ है। हमारी ये दोस्तों लाल फीताशाही और ये नौकरशाही की वजह से
हमारे हर प्रोग्राम को देरी से किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत में अब हथियार बन रहे हैं। दोस्तों, देश आगे निकल रहा है, तो मोदी जी को इस चीज़ में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। जैसे दोस्तों, एम का फाइटर जेट हुआ, तेजस MK2, तेजस MK1 में भी काफ़ी देरी हुई। इसके बाद अभी तक टेडबीएफ फाइटर जेट का भी निर्माण कर रहा है। इसलिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए हमारे DRDO और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की के इस फाइटर जेट में अजरबैजान ने MOU साइन कर लिया है और पाकिस्तान ने भी MOU साइन कर लिया है। पर दोस्तों, $100 मिलियन एक फाइटर जेट के, जबकि $300 मिलियन के लिए वो IMF के चक्कर लगा रहा है। एक फाइटर जेट की कीमत के पैसे पाकिस्तान नहीं दे सकता तुर्की को, और तुर्की उधार भी दे दिया पाकिस्तान को। पर दोस्तों, तुर्की की GDP भी सही नहीं चल रही है। तो आपकी क्या राय है? अगर चाइना के पास भी 5th जनरेशन और पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाता है, तो भारत को इन दोनों से मुकाबला किस प्रकार करना होगा? हमें कौन से फाइटर जेट का उपयोग करना होगा, या किसको फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के दौरान फाइटर जेट खरीदना होगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।